अल्केन, और हमारी डिस्कशन लास्ट सेशन में स्टार्ट हो गई थी केमिस्ट्री ऑफ अल्केन से। अब अल्केन में हम जो एग्जांपल लेकर चलेंगे वो मीथेन है, लेकिन चूंकि ये सारे होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड होते हैं, इसलिए जो केमिकल बिहेवियर या जो चीज भी हम मीथेन के लिए पढ़ेंगे, हमें साथ साथ ये समझ कर चलना है कि वो इथेन के लिए आएगी तो कैसे करनी है, डीकेन के, यानी आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा, घबराना नहीं है कि अरे ये क्या आ गया। ठीक है जी। तो अब इंट्रोडक्टरी बातें की थी हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और उसके बाद मैं तुम लोगों को बताया था कि भाई अब हमें हर केमिस्ट्री में दो चीजें पढ़नी है, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जल्दी से रिकॉल करो, अब मीथेन बनाने के कितने तरीके हैं बताया था। अल्केन बनाने के कितने तरीके हैं, रिकॉल करके नहीं आया हूं। अल्केन बनाने के कितने तरीके हैं, दो। नंबर 1 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, ऑनलाइन वालों बोलना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जिसके अंदर आपको कोई प्रोसेस याद नहीं करना, कोई डिस्क्रिप्शन या रिएक्शन फिलहाल याद नहीं करना है, ये पैटर्न एवरी टाइम फिंगर टिप पे रहना चाहिए था। ठीक है। और दूसरा पैटर्न, दूसरा क्या था, क्रैकिंग। क्रैकिंग को हाउएवर हम लोगों ने अलग से भी डिस्कस किया था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में। दो तरह से क्रैकिंग करते हैं, कैटालिटिक भी होती है, थर्मल भी होती है, और दोनों का डिफरेंस क्या था वो भी समझाया था। उसके बाद क्रैकिंग के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, तीन मेजर चीजें हमें क्रैकिंग के थ्रू मिलती हैं, अल्कीन्स, अल्केन्स और हाइड्रोजन गैस। और फिर हम आ गए थे केमिकल प्रॉपर्टीज। मीथेन या अल्केन की प्रेपरेशन भी दो थी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो ही हैं। कौन कौन सी, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन। ये बेटा रोज की क्लास में मैं पीछे जब तक लास्ट लेक्चर तक नहीं पहुंचेंगे पीछे से पूरा रिपीट करेंगे। तो अल्केन की प्रेपरेशन भी दो हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दो हैं। कंबशन की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। कंबशन की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि अगर एक्सेस ऑफ एयर सप्लाई की जाए तो नॉर्मली जो हाइड्रोकार्बन होता है वो कंप्लीटली कंबस्ट होता है और कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। लेकिन अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड हो, या मैंने एक और बात भी बताई थी कि अगर सैंपल इम्प्योर हो, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर आप बारबेक्यू में कोयला बर्न कर रहे होते हैं, कोल कंबशन कर रहे होते हैं, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है जो आंखों में चुभ रही होती है। क्यों बन रही है एक्सेस ऑफ, ये बात हमें बुक में नहीं बताता लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो किसकी आवाज आ रही, तो समझना बेटा कि एक्सेस ऑफ एयर वाली कंडीशन तो बुक में भी है कि जब एक्सेस ऑफ एयर होती है तो कंप्लीट कंबशन होती है और जब लिमिटेड एयर होती है तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। लेकिन अगर सैंपल इम्प्योर हो, जैसे मैंने बताया था घर के चूल्हे में गैस आ रही है, वो 96% तो मीथेन है, लेकिन 4% में इंप्योरिटी होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन वहां पर भी होती है। और इसीलिए आप देखें जब बार बार चूल्हे पे इस्तेमाल करते हैं तो वो काली हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन सूट बनता है, जो देगची के ऊपर जो बर्तन होता है, यूटेंसिल होता है, उसके ऊपर जो है लग जाता है। इसी तरह अगर आप देग पर बात करें, देग किस पर चढ़ाई जाती है, लकड़ी पर, तो लकड़ी तो है ही प्योर, यानी वो इम्प्योरिटी का मिक्सर है, बहुत सारी चीजें लकड़ी के अंदर है। तो जब लकड़ी पे खाना पकाएंगे तो देगची एक ही दफा में बिल्कुल काली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होगी कि कार्बन सूट इतना ज्यादा बनेगा कि वो पूरी देगची को एक दफा में ही कवर कर देगा, कोट कर देगा। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। कंबशन को हमने डन कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। वी ऑल नो कि अल्केन या मीथेन जो है ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, और सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या था कि अल्केन या मीथेन में, जैसे मीथेन की पर्टिकुलरली बात करें तो एक कार्बन सैचुरेटेड है 4 हाइड्रोजन से बाय सिंगल बॉन्ड। अब चारों कुर्सियां जो हैं वो भरी हुई हैं, अगर मुझे पांचवां बंदा बिठाना है तो एडिशन की गुंजाइश नहीं है। दी ओनली गुंजाइश, दी ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अगर किसी एक को बिठाना है तो किसी दूसरे को उठा दें उस जगह से और उसकी जगह बिठा दें। तो हम मीथेन या अल्केन का जो केमिकल बिहेवियर नंबर 2 देखते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन पर बात शुरू करेंगे और कमाल की बात होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन की बात शुरू करेंगे और सब्स्टिट्यूशन को जिस रेफरेंस से हम पढ़ेंगे वो रेफरेंस है हेलोजिनेशन का, जिसमें हम स्पेसिफिकली एग्जांपल लेंगे किसकी, क्लोरीनेशन की। सब्स्टिट्यूशन के मोड को बच्चों हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ हेलोजिनेशन या स्पेसिफिकली क्लोरीनेशन। लेकिन एग्जामिनर आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता है, जरूरी नहीं है कि क्लोरीन की ही एग्जांपल पर पूछे। ठीक है जी। हाउ डू वी डिफाइन, अगर मैं क्लोरीनेशन इन मीथेन को डिफाइन करूं, मैं कहूंगा दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन where hydrogen atoms of alkane, particularly कौन से अल्केन की बात कर रहे हैं हम लोग, मीथेन,
आर सब्सटीट्यूटेड, भाई समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो पूछना है, आर सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोरीन एटम्स, आर सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोरीन एटम्स इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। बेटा क्या लिखा हम लोगों ने बच्चों, वो पर्टिकुलर रिएक्शंस, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनमें क्या देखेंगे हम लोग कि भाई जो अल्केन में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक एक करके किससे रिप्लेस हो जाएंगे, क्लोरीन एटम से। ठीक है जी, तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन रिएक्शंस कहेंगे। आए देखते हैं रिएक्शंस को, ये ओ लेवल तो नहीं पढ़ चुके हैं, बच्चों वाला है। मैंने ले लिया CH4 और ले लिया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तवज्जो रखनी है बात, तवज्जो हटी घटना घटी। आपको ये रिएक्शन कराने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है यूवी लाइट की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। अब होता क्या है, क्लोरीन क्या करता है, जगह तो है नहीं, तो इसका मतलब जाके ऐड नहीं हो सकता, तो क्या करता है क्लोरीन, एक वक्त में एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। जब एक हाइड्रोजन कम हुआ तो कितने हाइड्रोजन बचे, 3, और उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CH3Cl, और जो हाइड्रोजन निकला वो किससे कंबाइन हो गया, दूसरे वाले क्लोरीन से, क्या बना लिया, HCl। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन क्या ये रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, नहीं। अगर हम कंडीशंस गिवन रखें तो ये रिएक्शन चेन की तरह कंटिन्यू होगा जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो जाते। तो अगर हम इसको आगे कैरी कर लें तो CH3Cl को अगर मैं फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन करा लूं फिर क्या होगा, फिर से क्लोरीन क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को किक आउट करेगा। तो अब कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2। एक क्लोरीन पहले से लगा हुआ था, भाई सन्नाटा छा गया है, बोलो ना, क्या मर गए हो क्या तुम लोग सारे के सारे। एक क्लोरीन पहले से लगा हुआ था और एक और आ जाएगा, तो कितने क्लोरीन हो गए, 2। क्या बन गया, CH2Cl2। बेटा बात समझ में आ रही है, ऑनलाइन वालों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। यस सर। अगर फर्दर कंटिन्यू करें, CH2Cl2 को अगर फर्दर क्लोरीनेशन में ले जाएं, फिर से यूवी लाइट दे दें, तो फिर से क्लोरीन क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को निकालेगा। जब एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और क्लोरीन पहले से 2 थे, एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा, और साथ क्या बन जाएगा, HCl। यस और नो, आफरीन, आमना, फायजा, मिनाहिल, सारा। यस सर। एंड लास्टली अगर हम आखिरी कसर भी तोड़ दें, क्या करें कि फिर से यूवी लाइट की कंडीशन प्रोवाइड कर दें, फिर से क्लोरीन आखिरी हाइड्रोजन को भी किक आउट करेगा और सारी जगह पर क्लोरीन ही क्लोरीन का गेम होगा, और यहां जाकर रिएक्शन एंड हो जाएगा। अगर इसको मैं फर्दर कंटिन्यू करूं तो क्या क्लोरीन मजीद क्लोरीन को निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, तो दैट वुड बी दी एंड प्रोडक्ट। यहां पर आकर ये रिएक्शन एंड हो जाएगा जी। जो आपने स्टार्टिंग से ये प्लस HCl करे, इसको HCl बस डिस्कार्ड कर देंगे। ये HCl हाँ प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म होगा, आप इसे अलग करना चाहें तो अलग कर दीजिएगा, व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे ना HCl के, व्हाइट फ्यूम्स आपको बनते जाएंगे। अच्छा अब इसमें नेमिंग पर भी आ जाए। भाई नेमिंग पे क्या बताया था हमने कि कार्बन चेन को देखते हैं, जरा मुझे बताइए इस प्रोडक्ट का नाम, अगर लॉजिकली याद करें पिछली नॉमेनक्लेचर से, ये छोटा है और आसान है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं खामखा में। भाई क्लोरीन लगा हुआ है इसमें एज अ ब्रांच, और कार्बन चेन एक कार्बन की है, एक कार्बन की चेन को क्या कहते हैं हम लोग, मीथेन। तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। क्या बन गया बच्चों, नाम कैसे निकला कि हमने जब नेमिंग पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि जो ब्रांच होती है उसका नाम देते हैं और उसके अलावा फिर कार्बन चेन का नाम दे देते हैं। जैसे ये अल्केन के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये ब्रांच क्लोरीन हो गई, क्लोरो कह दिया इसको, और एक कार्बन है तो मीथेन कह दिया। इसी तरह ये क्या हो गया, 2 क्लोरीन इसमें तो डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह हमजा भाई ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। हमजा भाई के लिए सूरह फातिहा पढ़कर इसाले सवाब कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल में इंतकाल फरमा चुके हैं ये। नहीं सर। फिर ये क्या हो जाएगा, टेट्रा। बेटा बोलने से आता है, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, टेट्राक्लोरोमीथेन। अच्छा यहाँ ट्राइक्लोरोमीथेन का एक नाम और भी है, कमर्शियल नेम, ट्राइक्लोरोमीथेन इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफोम। क्लोरोफोम जो आप सुनते हैं ना, वो मूवीज में देखा है आपने, सुंघा के बेहोश करने वाला जो चक्कर होता है, दैट इज द कमर्शियल नेम ऑफ दिस शिट, CHCl3। अच्छा अब यहां तक बताने के बाद बात खत्म नहीं होती है। अगर एग्जामिनर तुमसे डबल गेम कर सकता है, एग्जामिनर तुमसे पूछ ले कि भाई क्लोरोफॉर्म तो पढ़कर आए थे, आयोडोफॉर्म बनाकर दिखाओ, वो अलग है, इसको भी क्लोरो कार्बन कह सकते हैं लेकिन फ्लोरो नहीं। एक मिनट, सवाल सबने सुना मैंने क्या कहा, सवाल कि अगर एग्जामिनर यहां तुम्हें क्लोरोफॉर्म ना कहे बल्कि कहे आयोडोफॉर्म, मीथेन से आयोडोफॉर्म बनाकर दिखाओ, तो भाई यहां कॉमन सेंस चाहिए, हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए। भाई जब क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करते थे तो थर्ड स्टेप में क्लोरोफॉर्म बन जाता था, लेकिन अगर क्लोरीन की जगह मैं क्या ले लूं, आयोडीन ले लूं,
क्या ले लूं? आयोडीन। तो थर्ड स्टेप में जाकर, डायरेक्टली नहीं, थर्ड स्टेप में जाकर CHI3 बनेगा, और CHI3 को हम क्या कहेंगे? आयोडोफॉर्म कह देंगे। भाई बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों? Yes, sir. आमना मिनाहिल नहीं आ रही बात समझ में? यस सर, आ रही है। मिनाहिल की आवाज क्यों नहीं आ रही? चलो भाई, नहीं सर, आ रही है। नहीं सही आ रही है। ठीक है जी, ये समझ में आ गई बात। कोई मसला परेशानी दिक्कत? अच्छा, अगर आप सोचें जरा, चले मैं फ्लेवर साथ साथ देता जाऊंगा ताकि जहन बने और आप घबराहट से बाहर आए। लेकिन एंड में जाके अगर तुम लोगों ने हगा है ना, तो तुम लोगों को मैं जूते लगाऊंगा। अब तुम पैटर्न क्या सीखे? देखो, मैं पूरे ऑर्गेनिक में बार बार कहता रहूंगा, पैटर्न पकड़ो, रिएक्शन। आप इंडिविजुअल रिएक्शन याद नहीं कर सकते, आपको रिएक्शन में हो क्या रहा है ये साइंस समझनी है। और इंशाल्लाह अगर आप ये समझ गए ना, फिर आपको ये ऑर्गेनिक के रिएक्शन हलवा लगेंगे। आप बोलेंगे यार ये क्या मजाक। चलो अब सुनो मेरी बात। अब तुमने सीख लिया कि होता क्या है कि एक वक्त में एक हाइड्रोजन निकलता है, और उसके अलावा फिर जो है वो उस जगह पर हेलोजन या जो भी एटम होगा वो आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यही नजर आ रहा है ना हमें? अच्छा, 4 हाइड्रोजन थे कंपाउंड में, तो रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? 4 स्टेप में। अगर मैं मिसाल के तौर पर मान लो कि C9 और H20 नोनेन ले लेता, तो इसका रिएक्शन कितने स्टेप में खत्म होता? C9H20 ले लेता तो भाई एक एक करके हाइड्रोजन निकलता है। तो कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 20। कितने हाइड्रोजन है? 20। इसका मतलब है इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनते? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 20। हर स्टेप पे एक एक हाइड्रोजन करके अगर निकालते तो मिनिमम कितने प्रोडक्ट बन जाते? 20। यस और? अच्छा, अगर मैं तुमसे यूं कहता, ये बात समझ में आई सबको? अगर मैं तुमसे ये कहता एक प्रोडक्ट है C9H13Cl7, C9H, ये मैं तुम्हें दे दूं। अब आपका हाथ पांव फूलना शुरू हो गया, अबे भाई ये क्या चीज आ गई, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। अच्छा, एग्जामिनर कहता है आगे लिख देता है आयोडीन, और कहता है रिएक्शन करके दिखाओ, रिएक्शन करके दिखाओ। आपने कहा यार ये कुछ आया है, कुछ तो आ गया है, C9H13 और Cl7 लगा हुआ है, और इसका रिएक्शन हेलोजन से कराने को कहा है, आयोडीन से। आपको याद आया है हेलोजन क्या करता है? कि हाइड्रोजन को उठाता है, क्लोरीन को तो नहीं हटा सकता। किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को। तो क्या करने वाले हैं? कुछ तुक्का लगा सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा? C9H12Cl7I, Cl7I, और साथ क्या बनेगा? HI। अब चूंकि अभी ताजा पड़ा है तो तुम्हें ये साइंस समझ में आ रही है। क्या हुआ है कि एक आयोडीन गया है, हाइड्रोजन को निकाला है, C9H13 से H12 हो गया, Cl7 पहले की तरह ही रहा है, और जनाब I उसमें और ऐड हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। क्या ये समझ में आई? साइंस से नहीं आई? Yes, sir. यस समझ में? तो असल सीखना क्या है कि भाई अल्केन में सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, ये समझ में आ रही है कहानी? सब्स्टिट्यूशन हो गई, बस हो गया। कोई मसला परेशानी दिक्कत है तो पूछो बेटा, ऑनलाइन वालों। हाँ, माशाल्लाह, वेरी गुड। लेकिन अभी और इम्प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिक में तो फुल मार्क्स पे जा सकते हैं। मेरे उनमें मार्क कट गए थे, उन्होंने बोला मेरा स्टूपिड मिस्टेक ही कहते थे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करो विद वाटर, मैंने बस H2 लिख दिया, इनके साथ वो काट के ना पूरा आंसर लिख दिया। ये बताओ मुझे कि ऑर्गेनिक कैसी चल रही है हमारे स्कूल में? ऑर्गेनिक तो शुरू ही है, अभी शुरू हुई है। तो मुझे क्रॉस चेक करना है। आइसोमर मैं आखिर में पढ़ाऊंगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों ऑनलाइन वालों, यहां तक समझ में आ गई? Yes, sir. अब मेरे बच्चे, ये तो हमने रिएक्शन देखा। नाउ इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम आप केमिस्ट्री में रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले। ये मैकेनिज्म ना बच्चों को पता नहीं क्यों कीड़ा काटता है। मैकेनिज्म से मुराद क्या है? देखो, अब तक आप जब भी केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते थे तो आप ये पढ़ते हो ये हुआ, ये लिया मिलाया, ये बन गया। लेकिन इन एग्जैक्ट मैनर ये असल में इतना सिंपल नहीं होता, बल्कि मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी में बैठे, चाबी लगाई, जनाब अली सेल्फ दिया आपने, गाड़ी स्टार्ट हो गई, आपने कहा भाई रिएक्शन हो गया। लेकिन क्या इसका मैकेनिज्म इतना सिंपल है? नहीं। जब आप जाते हो, गाड़ी को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, फिर सेल्फ देते हो, वो सेल्फ से करंट जनरेट, बैटरी से करंट आता है, वो फ्यूल की तरफ जाता है, फिर जनाब अली फ्यूल स्पार्क से कंबशन में चला जाता है, और वो कंबशन की हीटर इंजन को स्टार्ट कर देती है, और आप कहते हो कि जनाब अब रेडी टू ड्राइव है। तो समझने की बात क्या है कि
एक्शन और रिएक्शन तो हम आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन कोई रिएक्शन एग्जैक्टली यूं समझ लो कि स्लो मोशन में, कि हमें एकदम से लग रहा है कि ये हुआ ये हुआ ये हो गया, लेकिन स्लो मोशन में एग्जैक्टली वो चीज हो कैसे रही है उसके एक एक स्टेप को देख लेना, ये कहलाता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। और मेरे बच्चे एएस ऑर्गेनिक में आपको टोटल 4 मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं। कितने मैकेनिज्म पढ़ने? 4 जगह पर मैकेनिज्म आएगा, और पहला ये आ गया यहाँ पर 4 मैकेनिज्म पढ़ने। ये मैंने 4 इसलिए बता दी कि पहले डर कम हो जाए। अगर मैं बताए बगैर पढ़ाता रहूं एंड पे सर बहुत मैकेनिज्म है, 4 ही है बस, 4 हैं जो फिंगर टिप पर होने चाहिए, और 4 में सबसे बड़ा ये वाला है, सबसे बड़ा मैकेनिज्म लिखने के हिसाब से ये वाला है। समझ में आ रही बात? तो बेटा अब हम लोग ये जो हमने क्लोरीनेशन की है ना बच्चों, अब मुझे इसमें सबका इनपुट चाहिए, जो हमने क्लोरीनेशन की है ना, अब इसी का मैकेनिज्म बताने लगे हैं, और ये मैकेनिज्म मैं आधा समझाऊंगा। अगर तुम समझ गए तो बकिया तुम करोगे। और इससे ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, बच्चे सीधा सीधा मैकेनिज्म में इतनी गलती करते हैं, मेरे बताने के बाद जब तुम कहोगे समझ में आ गया फिर भी गलती करोगे, और एग्जामिनर ऐसे टेढ़े सवाल इसमें दे देता है कि आप फंस जाते हैं। और ये आने वाले वन ऑफ द यानी 4 मैकेनिज्म में से एक तो लाजमी आएगा ही आएगा पेपर 2 में, और वो आमतौर से एक यही वाला होता है। ठीक है जी, तो आए शुरू करते हैं। अब अगली हेडिंग आ रही है, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कहा कंबशन और सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन देखने के बाद अब उसी का क्या देख रहे हैं? मैकेनिज्म। तो हम लिखने जा रहे हैं मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म में हेडिंग में शुरू में डाल देता हूं ताकि आपकी कॉपी में, मैंने बताया ऑर्गेनिक अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेडिंग्स। हेडिंग जहां मैं जो डाल रहा हूं ना, वो अंदर की इंफॉर्मेशन तुम्हें याद रखने में हेल्प करेगी। इस सब्स्टिट्यूशन को हम नाम देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस मैकेनिज्म को जब हम अल्केन्स में पढ़ने जा रहे हैं, किसका मैकेनिज्म? ये जो ऊपर करके आए हैं इसी का मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब कुछ बताऊंगा बेटा। इस मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन अभी हमने एट अ ग्लांस देखा, ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है इसको समझना है बेटा। इस मैकेनिज्म को हम समझते हैं 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। ऑनलाइन में से कोई जवाब नहीं आ रहा, मेरी हाय बददुआ निकलेगी, मैं बता रहा हूं। तुम लोग मेरी जगह बैठो ना, ब्लड प्रेशर पढ़ हेमरेज हो जाए एक दिन में तुम लोग। तो बेटा इस मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है जिसको हम कहते हैं, चूंकि ये चेन रिएक्शंस है, ठीक है ना, तो इसलिए पहला होता है जिसे हम कहते हैं चेन इनिशिएशन। सब सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन, और ये जो तुम दोनों हो सारा और क्या नाम है मिनाहिल, तुम्हें जाके मिस से ही समझना है ना। जब भी तुम यहाँ खामोश बैठी हुई हो, मुंह में आलू भर लिया तुम लोगों ने, अरे आवाज नहीं सर, आपसे समझिए। तो आपको तो आता ही होगा, अब आप चेक कीजिएगा, मैं सही कराऊंगा नहीं। समझ नहीं आई। चलो माशाल्लाह। तीसरा है स्टेप चेन टर्मिनेशन। कोशिश हमारी ये रहेगी तीनों हो जाए, क्योंकि मैं बड़ी ज्यादा वैरायटी पर भी बात करूंगा, तो हो सकता है कि 2 भी अटक जाए, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, यानी मैकेनिज्म ऑफ जो हम सब्स्टिट्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तो ये है, नजर आ गई। अब ये फ्री रेडिकल क्यों कहलाती है, ये भी आपको रीजन, एक चीज का रीजन समझ में आएगा। फ्री जो सब्स्टिट्यूशन हमने ऊपर देखी है, इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं ये भी समझ जाओगे। इस मैकेनिज्म को समझना है हमने 3 स्टेप्स में, चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों चेन इनिशिएशन से, कि ये जो हमने रिएक्शन शुरू किया, ये शुरू हुआ कैसे? हुआ कैसे भाई? हमने क्लोरीन दी थी, क्लोरीन ने जाके सब्स्टिट्यूशन कर दी, कैसे? एवं ही हो गई? नहीं, एवं नहीं मेरे बच्चे। अब समझना, ये सब्स्टिट्यूशन इनिशिएट कैसे हो रही है। ये आ गया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, आप बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, मेरे साथ भी पढ़ चुके हैं, स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब जरा साइड में आ जाए मेरे बच्चे, ये हमेशा के लिए याद रखें, AsA2 दोनों में काम आएगा, कि जब भी 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ होता है, तो और इस बॉन्ड को तोड़ने की बारी आती है, तो बॉन्ड के टूटने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जिसमें बॉन्ड ऐसे दरमियान से टूट जाए, और जब दरमियान से टूटेगा तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे वो अपने अपने एटम्स के पास वापस चले जाएंगे, ठीक है ना। और एक ऐसा है जो अनइक्वल ब्रेकडाउन है, यानी मान लीजिए कि बॉन्ड एक तरफ से टूट गया। जब एक तरफ से टूट गया तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, ये दोनों एक के पास चले जाएंगे, जबकि दूसरे के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसका छिन गया इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 तरह की ब्रेकिंग है। इस ब्रेकिंग को, जिसे ऊपर हमने लिखा, इसे हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिजन।
और इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। तो अब समझना जरूरी है ताकि हम नेक्स्ट टाइम यही टर्म्स इस्तेमाल करें। जब मेरे बच्चों कहीं पर भी बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है, यानी इक्वल साइड से ब्रेक, सेंटर से ब्रेक होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है? देखो नतीजा क्या होगा इसका कि दोनों क्लोरीन को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए भाई? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना, और शेयरिंग करके 8 पूरे किए हुए थे उसमें। अब क्या हुआ कि क्लोरीन के पास वापस से 7 हो गए, ये न्यूट्रल एटम बन गए। क्या बन गए? जिनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बेटा इन्हीं न्यूट्रल एटम्स को जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इन्हीं न्यूट्रल एटम्स को जो हाईली रिएक्टिव क्यों है? बॉन्ड टूटा है ना इनका, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको दोबारा से स्टेबल होने के लिए। इन्हीं हाईली रिएक्टिव स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल टर्म बायोलॉजी में भी बहुत आता है। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? वो न्यूट्रल स्पीशीज, फ्री रेडिकल पे कभी भी चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास एक या दो या तीन यानी मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिससे वो अपने आप को ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो ये जो थर्स्टी किस्म की स्पीशी है ना, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो जब भी कहीं पर, बेटा सबको समझ में आना जरूरी है, जब भी कहीं पर होमोलिटिक फिजन होगी, बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अपने एटम्स के पास वापस लौट जाएंगे, और जनाबे अली वहां पर न्यूट्रल चार्ज आएगा, एटम फॉर्म होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया है। और इन न्यूट्रल एटम्स को जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मनाहिल, सारा, आमना, आफरीन, फ्री रेडिकल। जबकि अगर बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटता तो एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन घसीट लेता, तो जब वो एक अपना लेता और एक एक्स्ट्रा लेता, तो ये बन जाता क्लोराइड नेगेटिव, और क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होता, छिन गया होता, तो ये बन जाता क्लोराइड पॉजिटिव। तो जब कहीं पर भी हेटेरोलिटिक फिजन होता है, तो फिर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है और एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है। जबकि जब होमोलिटिक फिजन होता है तो न्यूट्रल एटम फॉर्म होता है। न्यूट्रल एटम हाईली रिएक्टिव होता है, जबकि जब हम इधर आ जाते हैं हेटेरोलिटिक में, जिसमें नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है उसने इलेक्ट्रॉन लिया, वो तो स्टेबल होगा। वो क्या होगा? पॉजिटिव वाला अनस्टेबल होगा। सही है जी। इसमें जो नेगेटिव स्पीशी होती है, इसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव स्पीशी को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव स्पीशी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन याद रखें N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव। ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, हमारी डिस्कशन कुछ और है। मैंने आपको यहां पर ये बताना जरूरी समझा कि बॉन्ड ब्रेकिंग का सेंस आपको समझ में आ जाए कि जब भी कहीं बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, और हेटेरोलिटिक फिजन से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होते हैं। यह बात समझ में आ गई? आ गई ऑनलाइन वालों को? यस सर। अब यस सर। चलो हमजा चौधरी भाई। यस सर। करें। अब मेरे बच्चों इसी पर वापस आ जाए। तो हमारा सवाल ये था कि जो हमने ऊपर चेन रिएक्शन देखा, जिसमें क्लोरीन ठक 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 करके यूं कर रहा है, तो ये हुआ कैसे है? आए इसको समझते हैं। मेरे बच्चे, हुआ ये है कि आपको याद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की कंडीशन थी। हुआ असल में ये है कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एनर्जी को क्या किया है? एब्जॉर्ब। और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो इसका बॉन्ड कैसे टूटा? होमोलिटिकली। और होमोलिटिकली जब टूटेगा, तो अब अभी हम पढ़कर आए, क्या बन जाएंगे? दो अदद क्लोरीन के फ्री रेडिकल। दो अदद क्लोरीन के क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल। हाई रिएक्टिव, स्टेबल तो नहीं होंगे ना, इंतहाई प्यासे हैं, इंतहाई जो है ना वो थर्स्टी हैं, इंतहाई बेचैन हैं। किस लिए? कि किसी तरह क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो ये बन गए दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। ये हो गई चेन इनिशिएशन, यानी रिएक्शन की शुरुआत कैसे हुई है ये हमने समझ लिया। ये चीज हमें मैकेनिज्म रिएक्शन में तो नजर नहीं आ रही थी, है ना। मैकेनिज्म में हमने क्या सीखा कि ये रिएक्शन असल में शुरू किस वजह से हो रहा है कि क्लोरीन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया, और फ्री रेडिकल बेचैन है रिएक्शन करने के लिए। ये सबको क्लियर हो गई। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन, कि आपने माचिस की तीली तो दिखा दी, माचिस की तीली दिखाई, जिससे रिएक्शन के लिए आपने एक रिएक्टेंट तैयार कर दिया। अब ये चेन आगे कंटिन्यू, प्रोपेगेशन कहते हैं कंटिन्यूटी को। तो अब नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा चेन प्रोपेगेशन। भाई सारे ऑनलाइन वाले बच्चों को बात समझ में आ गई है, चेन इनिशिएशन कैसे हुई है, और होमो और हेटो की बात समझ में आ गई? हमजा भाई सर मेरा सवाल है सर। जी बोलो।
सर ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ फ्री रेडिकल से हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स भी तो सर ये नहीं नहीं वो नहीं होते नहीं, हैं। फ्री रेडिकल से किसी भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल से भी हो सकता है, अल्केन में अगर होगा तो फ्री रेडिकल से होगा। मतलब एल्केन में सिर्फ फ्री रेडिकल से होगा सर। अल्केन में सब्स्टिट्यूशन, इनका सवाल आ रहा है, कोई सवाल सुना करो, अल्केन में अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो फ्री रेडिकल से ही होगी हमेशा। ओके सर, ओके। ठीक है, अब आ जाओ चेन प्रोपेगेशन। बेटा चेन प्रोपेगेशन बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, ठीक है, और बुक में एक ही, देखो जब हमने मीथेन में जो रिएक्शन पढ़ा था कितने स्टेप का था, 4 स्टेप का। कितने स्टेप का था? बुक में एक ही स्टेप को एक्सप्लेन किया हुआ है बस, लेकिन एग्जामिनर जब पूछेगा तो कोई भी स्टेप पूछ लेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक समझाऊंगा, फिर शायद दूसरा भी समझाऊंगा, और फिर तीसरा चौथा एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम खुद समझ के कर लो। ठीक है जी, और जब तुम कर लोगे तुमसे रैंडमली सवाल भी पूछूंगा जो एग्जाम में आते हैं, जो बड़ा मुश्किल लगते हैं बच्चों को। चेन प्रोपेगेशन, जब ऑर्गेनिक की बात होती है ना, कुछ टॉपिक जो हमेशा बच्चों को मुश्किल लगते हैं, उसमें एक आइसोमेरिज्म और दूसरा ये, अभी तुमने पढ़ा किधर है, चेन प्रोपेगेशन। मेरे बच्चे अब यहां पर प्रोपेगेशन आपको किसी इमोशनल स्टोरी से समझाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि आप कनेक्ट कर पाए और आप याद रख पाए, और जब आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाए तो आप उसी कहानी को याद करें कि उस कहानी में कौन किरदार क्या कर रहा था। मेरे बच्चे ये है मीथेन, ये भाई साहब है मीथेन। आए हाय, बहुत दुख भरी दास्तान शुरू होने वाली है अभी। ये है मीथेन, है ना, खोलकर डिस्प्लेड फॉर्म में दिखा रहा था जो, और ये है क्लोरीन का वो कमबख्त फ्री रेडिकल। अभी मैं एक की बात कर रहा हूं, ठीक है। कार्बन को आप ले लें एक भाई की तरह, जिसकी है 4 बहनें, सही है जी, 4 बहनें, और ये 4 बहनें अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने भाई के साथ मिलकर हंसी खुशी रह रही। जिंदगी में इनके आता है क्लोरीन। क्लोरीन है ठरकी, ठरकी तो नहीं है, लेकिन शादी के लिए पागल हुआ हुआ है। शादी के लिए क्या हुआ है? पागल हुआ है, फ्री रेडिकल है ना। अब इसकी नजर पड़ती है कार्बन की 4 बहनों पर। ये सोचता है कि किसी एक को तो फंसा ले, किसी एक को क्या करें, लेकिन कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बड़ा अच्छा बॉन्ड है, तो आसानी से, खुशदिली से अरेंज वाला सेटअप मुमकिन नहीं। तो क्या होता है कि क्लोरीन क्या करता है, किसी एक बहन को इमेजिन कर ले फंसा रहा है, और मान लेते हैं कि पहली बहन जो फंसी वो ये वाली फंसी, ठीक है जी। तो क्लोरीन साहब क्या करते हैं, इसको फंसाते हैं। पहले तो कोशिश करते हैं कि अरेंज वाला सेटअप हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता। तो क्लोरीन भाई क्या करते हैं, बोलते हैं फिर अब तो 2 मोहब्बत करने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता, इसे अपने साथ भगा ले जाते, इसे अपने साथ, बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, अपना सामान वामान समेटो, यानी होमोलिटिक फ्यूजन करो, अपना सामान भी ले लो। यहां पर इस पूरे मैकेनिज्म में सारे बॉन्ड होमोलिटिक टूटेंगे। पहला बॉन्ड टूटा था क्लोरीन क्लोरीन का, ठीक है जी। अब अगला बॉन्ड जो टूटने की बारी आ रही है वो है कार्बन हाइड्रोजन का, ये भी होमोलिटिक टूटेगा। अब होमोलिटिक टूटेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग होगा, हाइड्रोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, अलग। क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेकर फरार हो जाएगा, शादी मना लेगा इसके साथ, और क्या बना लेगा, HCl। क्या बना लेगा, दोबारा सुनना, मैकेनिज्म में समझ रहे हैं, कहानी समझना। क्लोरीन आया, पागल हो रहा है, इसकी नजर पड़ी एक लड़की पर जो कार्बन की बहन है। अब उसके ऊपर ये अटैक करता है, उसको फंसाता है और अपने साथ भगाकर ले जाता है। जब ये भगाकर ले जाएगा, चलो HCl तो बन गया, लेकिन पीछे क्या कार्बन की फैमिली को इसने अनस्टेबलाइज नहीं कर दिया? क्यों? क्योंकि कार्बन का बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा है, और जब होमोलिटिकली टूटा है इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पर भी ये कार्बन क्या बन गया होगा, फ्री रेडिकल। अभी हमने बात की थी कि जब कहीं पर भी होमोलिटिक बॉन्ड टूटता है तो वहां पर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन भी अलग हुआ, लेकिन उसको तो क्लोरीन मिल गया, लेकिन कार्बन को तो कोई नहीं मिला ना, कार्बन को कोई नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, हंसते बसते मीथेन के खानदान पर क्लोरीन ने अपना फायदा तो पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन की फैमिली को अनस्टेबलाइज करके चला गया, कार्बन की फैमिली को। अब कार्बन, यहां तक पूरी बात नहीं हुई, मैं पूरी करूंगा, मैं सवाल लूंगा आपका। तो पहले स्टेप में समझना क्या है मैकेनिज्म के, कि क्लोरीन आया और उस हाइड्रोजन को भगा के ले गया, फ्री रेडिकल था, हाइड्रोजन को भगा के ले गया, पीछे कार्बन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर गया। अब ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है ये भी रिएक्टिव है, ये कहता है मैं बदला लूंगा। क्या करूंगा मैं, बदला लूंगा। अब बदला कैसे लेंगे, तवज्जो बेटा समझना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। ये था कार्बन का फ्री रेडिकल, मैं डिस्प्लेड फॉर्म में जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि हर चीज क्लियर हो। कार्बन का क्या है ये, फ्री रेडिकल, क्योंकि होमोलिटिक बॉन्ड टूटा, इस मैकेनिज्म में सारे बॉन्ड होमोलिटिक टूटेंगे। अच्छा बेटा, इसकी नजर पड़ेगी, बदला किससे लेगा, इसकी नजर पड़ेगी एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल पर।
भाई जिस तरह क्लोरीन ने, भाई रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे क्लोरीन है ना, जिस तरह क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने किसको डिस्टर्ब किया था, कार्बन की फैमिली को, तो कार्बन भी बोलेगा मां की आंख तुम्हारी फैमिली को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन की फैमिली को नजर, इसकी नजर पड़ती है क्लोरीन की फैमिली पर, ये क्लोरीन की फैमिली पर को देखता है। और क्लोरीन की फैमिली को कैसे देखता है, ये कहता है यार ये बड़ी हंसी खुशी रह रही है, बॉन्ड बना हुआ है, हंसी खुशी फैमिली है, अब मैं इस पर अटैक करूंगा। मैं क्या करूंगा, और ये जो मेरी वैलेंसी खाली हुई है, ये जो मेरा बॉन्ड टूटा हुआ है, मैं क्लोरीन की बहन को भगा के ले जाऊंगा और अपने साथ अटैच कर लूंगा ताकि मेरे सीने को ठंडक पहुंचे। कुछ ऐसे पीछे ये वाला सीएल नंगा रह जाएगा, एक सीएल निकल गया, वो सीएल फ्री रेडिकल रह गया। समझना, जरा दोबारा समझना बेटा, एक स्टेप को अच्छे समझ लोगे तो आगे यही पैटर्न रिपीट होगा। कहानी क्या होने वाली है, हर देखो जब तुमने पहला रिएक्शन लिखा था, इधर देखो, तो तुमने जब रिएक्शन लिखा था तो एक ही स्टेप में तुमने CH3Cl भी बनाया था और HCl भी बनाया था। लेकिन जब इसी के मैकेनिज्म में आए हो तो तुम्हें नजर क्या आ रहा है कि एक स्टेप में HCl बन रहा है और अगले स्टेप में जाकर CH3Cl बन रहा है। यानी जो एक स्टेप था वो असल में दो में डिवाइड हो गया है। और साइंस क्या है, हर स्टेप में क्या होगा, पहले क्लोरीन अटैक करेगा और कार्बन को अनस्टेबलाइज करके हाइड्रोजन को भगा ले जाएगा। नतीजा क्या, क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो, सॉरी कार्बन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। जब कार्बन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा तो वो बदला किससे लेगा, क्लोरीन की फैमिली से। तो वो क्लोरीन को के बॉन्ड में से क्लोरीन को भगा के ले जाएगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल छोड़ जाएगा पीछे। अगर तुम्हें मेरी बात को और अच्छे से समझना है तो इसी स्टेप की कंटिन्यूटी को देखो। अब क्या हुआ, कार्बन की फैमिली दोबारा से स्टेबलाइज हो गई। अरे भाई बोलो, कार्बन की फैमिली दोबारा से स्टेबलाइज हो गई, लेकिन क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ ये बदला लेगा नहीं लेगा, अब दोबारा से यही खानदानी दुश्मनी चलेगी। क्या मतलब, अगर इसी का नेक्स्ट स्टेप देखो, देखो तवज्जो रखना, इसी का नेक्स्ट स्टेप देखो, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहा वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये कहता है इसने मेरी फैमिली को तबाह बर्बाद किया, मुझे नुकसान पहुंचाया। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसकी बहन को फंसाऊंगा और ले जाऊंगा। क्या करेगा, क्लोरीन का काम है इसकी बहन को भगाना, उसका काम है इसकी बहन को भगाना। तो जनाबे अली ये क्या करेगा, इसको ले जाएगा अपने साथ, क्या बन जाएगा, बोलो बेटा, HCl। और जब HCl बन गया, फिर से कार्बन का ये इसकी बहन भाग गई, तो दोबारा से कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबलाइज हो गया। तो कार्बन का कौन सा फ्री रेडिकल बना, ये Cl, ये H, ये H और ये फ्री रेडिकल हो गया। एक H निकल गया तो कार्बन क्या बन गया, दोबारा से फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल किससे बदला लेगा, किसकी फैमिली से बदला लेगा, क्लोरीन की फैमिली से। बॉन्ड गायब हुआ है, क्लोरीन की फैमिली पे इसकी नजर पड़ गई, इसने कहा मैं क्लोरीन की फैमिली से बदला लूंगा। ये क्या करेगा, क्लोरीन की फैमिली पर अटैक करेगा और जो अपनी वैलेंसी खाली हुई है इसे क्लोरीन से पूरा कर लेगा। कुछ ऐसे, क्या कहते हो, दोबारा से कहानी वापस आ गई, सही है जी, एक और प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद फिर से ये क्लोरीन भाई क्या डिसाइड करेंगे कि मैं भी अपने बदले को क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू क्या कैसे करेंगे भाई, बोलो, कि दोबारा से जब कार्बन की हस्ती बस्ती फैमिली बन गई है, फिर से वो उसकी एक बहन को भगा ले जाएंगे और फिर से कार्बन क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। फिर वो कार्बन क्या करेगा, क्लोरीन की फैमिली पे अटैक करेगा और क्लोरीन से अपनी वैलेंसी को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। फिर मामला नॉर्मल हो गए, फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, फिर वो देखेगा कि कार्बन के पास एक और बहन बैठी है, उसको भगा ले जाएगा। जब उसको भगा ले जाएगा तो फिर से कार्बन को बदला लेना होगा और फिर कार्बन जाके अपना बदला लेगा और आखिरी क्लोरीन को भी अटैच करके अपनी वैलेंसी को क्लोरीन से पूरा करेगा। तो समझना कि अगर तुम मेरे एरो को और से देखो तो एक बार क्लोरीन अटैक करेगा, जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल कार्बन पे उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। अगली बार कार्बन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। और इसी प्रोसेस को जो 4 स्टेप का मैकेनिज्म, 4 स्टेप का रिएक्शन आपने पढ़ा था, असल में 8 स्टेप में जाकर वो पूरा मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। समझना बेटा, ये 4 देखो कितने स्टेप हुए, 4 स्टेप हो गए, 1 2 ये पहला स्टेप था, फिर 3 और 4 ये रिएक्शन का दूसरा स्टेप था। अब ऑनलाइन वालों जरा मुझे बताना, अगर तीसरे स्टेप में मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूं, जरा मुझे हेल्प करो, तीसरे स्टेप में कंटिन्यू करना चाहूं, देखो अब अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तुम बोलोगे ये C था, ये Cl पहले से था, ये Cl पहले से था और यहाँ पर H था। कौन आएगा, फिर से क्लोरीन का फ्री रेडिकल आएगा, किसको भगा के लेके जाएगा, बहन को, हाइड्रोजन को भगा के लेके जाएगा। जब भगा के लेके जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, HCl। पीछे क्या रह जाएगा, ये वाला क्लोरीन एज इट इज, ये वाला क्लोरीन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये फ्री रेडिकल आ गया।
कार्बन का, अब कार्बन का फ्री रेडिकल किससे बदला लेगा हमजा? क्लोरीन से। मॉलिक्यूल से। क्लोरीन के फ्री रेडिकल का निशान लगाना नहीं भूलना बेटा, ठीक है जी, न्यूट्रल होने का निशान लगाना नहीं भूलना। ये बदला लेगा किससे बचे हमजा? बोलो। क्लोरीन के, सर क्लोरीन के फ्री, क्लोरीन के मॉलिक्यूल से। ये क्या करेगा? अपनी उस वैलेंसी को पूरा करेगा। यस सर। कैसे पूरा करेगा? कि यहाँ Cl लगा हुआ था, यहाँ Cl लगा हुआ था, यहाँ H लगा हुआ था, और यहाँ भी Cl लग जाएगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप पूरा हो गया। आखिरी स्टेप कैसे होगा बताओ? अब बताइए, अब आप लोग बताइए, आखिरी स्टेप में क्या देखेंगे हम? कि भाई जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना हुआ है वो H से बदला लेगा, आखिरी H के ऊपर भी अटैक कर देगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, ये वाला H भी गया। जब ये वाला H भी गया, क्या बनेगा? ताहा HCl बनेगा। पीछे कार्बन क्या हो जाएगा? अनस्टेबलाइज हो जाएगा, कुछ ऐसे, है ना। ग्रीन क्लोरीन लगे हुए थे, हाइड्रोजन निकल गया तो अनस्टेबलाइज हो गया। अब जनाब आली कार्बन फाइनल अटैक करने वाला है। कैसे करने वाला है फाइनल अटैक? क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर। और जनाब आली अपनी जो आखिरी वैलेंसी है उसे भी पूरी कर लेगा। अब आप सोचेंगे अभी भी तो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बच गया, वो क्या होगा? तो भाई रिएक्शन में ऐसे बहुत सारे क्लोरीन के फ्री रेडिकल क्या हुए होंगे? बचे होंगे। वो आपस में रिएक्ट करके वापस से Cl2 बना लेंगे। वो मैं टर्मिनेशन में बताऊंगा क्या होगा। लेकिन ये हो गया। आज देखो, देखते देखते हमने 8 स्टेप कर दिए। 8 स्टेप यानी अगर हम इसको एट अ ग्लांस देखें, हम लोग तो बड़ा में करना है, यानी अगर किसी ने पढ़ा ना हो बोलेगा भाई क्या लिखा हो, लेकिन अगर इसके पैटर्न को समझे तो असल में 2 बातें समझने की है कि भाई अल्ट्रा वायलेट लाइट ने जो पहला रेडिकल प्रोड्यूस किया था, वो रेडिकल कार्बन को अनस्टेबलाइज कर रहा है, कार्बन बदला ले रहा है। जब वो रेडिकल कार्बन को अनस्टेबलाइज कर रहा है तो हाइड्रोजन को अपने साथ भगा ले जा रहा है। देखो, जब हम सब्स्टिट्यूशन देखते थे तो हमें ऐसा लगता था देखने में कि क्लोरीन आता है और हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन को निकाल देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। मैकेनिज्म में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? कि क्लोरीन आता है और हाइड्रोजन की जगह अटैच नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन को अपने साथ भगा ले जाता है और कार्बन को क्या करता है? अनस्टेबलाइज कर देता है। और फिर कार्बन क्लोरीन से वो बदला पूरा करता है, अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। समझ में आई बात? इन यहां तक इनिशिएशन और प्रोपगेशन के ये 8 स्टेप पूरे करें। अब कोशिश करें बगैर देखे करें, और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे ये लिखने के बाद मुझे फौरन व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजें ताकि मैं देखूं कोई गलती तो नहीं किया। आप 8 स्टेप्स का, यानी पहला इनिशिएशन आएगा और इनिशिएशन के बाद प्रोपगेशन के 8 स्टेप्स आएंगे। हर स्टेप में क्लोरीन पहले अटैक कर रहा है, कार्बन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा है और फिर कार्बन क्लोरीन से बदला ले रहा है। भाई ऑनलाइन वालों, मिनाहिल, सारा, हमजा, आफरीन, आमिर, Yes, sir. बात Yes, समझ sir. में आई? जी। सारा, आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड? आमना, नहीं सर, समझ आ। नो सर। मिनाहिल, हमजा, कुछ बात आई पल्ले पड़ी? यस सर। यस सर। बगैर देखे करो। हाँ भाई, क्या नाम है? ताहा वाहिदी, आई कुछ बात समझ में? हाँ भाई, यूसुफ मतीन। एक दूसरे के बदले पूरे करो। उसकी बच्ची को तुम भगाओ, वो तुम्हारी बच्ची को भगाएगा, यही चलेगा बस। हाँ, अबे हाँ भाई, हो गया। मिनाहिल हो गया? मिनाहिल, जी सर, मैं तो आपके साथ ही कर। ये देखो, छापना थोड़ी था, समझ के लाल। आपने छाप लिया होगा, साथ साथ छपोड़ू होता, छाप लिया तुमने। मुझे नहीं पता था ना कि आप बाद में टाइम देंगे। भाई छापने का क्या है, वो तो नोट से, बुक से कहीं भी छाप सकते हो। असल सेंस समझने था ना यार, क्या कर रहे हो तुम? आ गया, नहीं मुझे समझ आ गया। वो तो इसलिए आया ना, जाहिर है मिस आसिया ने पढ़ाया हुआ था तो जाहिर है कि तो फ्रेश हो गया होगा। कौन से मिसाल से? नहीं, आपने पढ़ा। ये भी मेरे कॉलेज में मिसाल के हैं, अभी मेरी लैब टीचर है। सारे टीचर हिंदी रहते हैं, एक कॉलेज में नहीं। सख्त है तुम लोगों के साथ यार, बिल्कुल चिल है। तो सर बच्चे रो रो के निकलते हैं उनकी लैब से, कहते हैं इतना डांटती है, इतना डांटती है। इन लोगों की भी यार, इनको थ्योरी पढ़ाती है लैब, थ्योरी और लैब। हमारी लैब करती है, लैब करते हैं, थ्योरी के लिए
हमारे पास फरहान खान है। उनको थ्योरी भी पढ़ाती है बस, ये भी हालात ऐसा है। जो वो पढ़ा रहे थे नबील की ये सिस्टर इन लॉ वो पढ़ाती है। बच्चों हमजा हो गया, फायजा आमना डन। जी सर कर रहे हैं। आफरीन सर? में आया बेटा तुम्हें, ऊपर से चला गया सारा? जी सर समझ में आ गया। सर नूर? जी बेटा। सर मैंने ऑर्गेनिक के पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे। बहुत, हाँ, और छुट्टियां मारती रहो। नहीं तो वो पहले वाला तो खुल ही नहीं रहा और दूसरा वाला आपने भेजा ही नहीं। क्या बोलूं तो वो कैसे, उसको क्या करूं मैं, चल ही नहीं रहा। बेटा, जब वो वी ट्रांसफर वाला लिंक आता है ना, तो उसे आप लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगी वो तो खुलेगा वो, या मोबाइल अगर अच्छा वाला है तो खुलेगा। लैपटॉप भी करता हूं मैं। सर भेज दिया आपको। भेजिए। भाई जिन्होंने वर्किंग कर ली है वो भेजें मुझे, शाबाश फटाफट। इसके अलावा चलो हमजा भाई लग तो सही रहा है माशाल्लाह। देखो कहानी में रेपिटेशन क्या है जो बार बार हमें समझनी है, कि एक स्टेप में क्लोरीन अटैक कर रहा है, HCl बना रहा है, अगले स्टेप में कार्बन अटैक कर रहा है और फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। सारा आपका भी ठीक है बेटा? जी आमना आपने नहीं भेजा अभी तक? आफरीन? भेज रही हूँ। आफरीन की वर्किंग आ गई है क्या? ये बहुत मुश्किल है या हो जाएगा? अच्छा जी, आफरीन की वर्किंग आ गई है। आफरीन ने 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है आफरीन, आपका भी। फायजा ने भेज दिया है, और फायजा ने 1 2 3 4 5 6 7, फायदा आपके 7 स्टेप क्यों है? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराई जी नहीं, जो रिडॉक्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो तो A2 में चली गई है बेटा। आपने तो मोल नहीं कराया ना? नहीं। अच्छा बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको मैकेनिज्म की? सर ये रिएक्शन का यस सर। चैप्टर नंबर 9 है, ये हम करा चुके हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था, इसी चैप्टर से सिलेबस स्टार्ट किया। हाँ जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। छोटा चैप्टर है, एक सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई चेन प्रोपेगेशन की बात, कि चेन इस तरह चलेगी। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये सारी जो बात हमने अभी की है उसमें इन फ्री रेडिकल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और पहला फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो बन रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मैं कहीं पर भी अल्ट्रावायलेट लाइट बंद कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं, तो एकदम से पैनिक मच जाएगा रिएक्शन में। अच्छा, बुक में जो टर्मिनेशन दी हुई है ना, वो पहले 2 स्टेप, ये जो पहले 2 स्टेप हमने लिखे ना, ये वाले 2 स्टेप जो लिखे हैं, पहले 2 को देखना। बुक में जो टर्मिनेशन गिवन है वो इन 2 स्टेप्स को कंसीडर करके दी गई है। तो मान लीजिए कि पहले स्टेप पे ही मैं रिएक्शन को रोकना चाहता हूं। जब मैं पहले स्टेप पे रिएक्शन को रोकने का अटेम्प्ट करूंगा, तो पहले स्टेप पे एक तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बना हुआ है, ये स्टेबल प्रोडक्ट बना हुआ है, लेकिन ये आप देख रहे हो कि क्या है, फ्री रेडिकल्स है। क्या है ये? पहले स्टेप में कौन से 2 फ्री रेडिकल्स आपको नजर आ रहे हैं? एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल नजर आ रहा है और एक CH3 का फ्री रेडिकल नजर आ रहा है। जरा समझना, टर्मिनेशन का सेंस समझना बड़ा जरूरी है बेटा। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर इस चेन रिएक्शन को कहीं पर भी आप डिस्टर्ब कर दें तो ये रिएक्शन दरमियान में ही टर्मिनेट हो जाएगा, और जब आप उसे टर्मिनेट करेंगे तो उस वक्त जो फ्री रेडिकल्स बने हुए होंगे
रिएक्शन मिक्सचर में उस वक्त जो फ्री रेडिकल्स बने होंगे, क्योंकि वो तो हाईली रिएक्टिव है, तो वो आपस में ही क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंबाइन। तो जैसे अगर हम पहले दो स्टेप्स की बात कर रहे हैं, तो पहले दो स्टेप में कौन से दो फ्री रेडिकल नजर आ रहे हैं हमें? एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल नजर आ रहा है और दूसरा CH3 का फ्री रेडिकल नजर आ रहा है। भाई इस चीज को समझना, पहले दो स्टेप में हमें क्या यही दो रेडिकल नजर आ रहे थे, Cl का और CH3 का। तो अगर मैं पहले स्टेप में ही रिएक्शन को टर्मिनेट करना चाहूं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है कि Cl का फ्री रेडिकल Cl के फ्री रेडिकल से ही कंबाइन होकर क्या बना ले, Cl2। भाई टर्मिनेट होने जा रही है, जो फ्री रेडिकल्स रह गए हैं वो आपस में ही रिएक्ट करना शुरू कर देंगे टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। तो ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी कि Cl के फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन वापस बना ले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लें, C2H6। CH3 आपस में कंबाइन होकर क्या बना लें, C2H6। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर ले और क्या बना ले, CH3Cl। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज ऑफ टर्मिनेशन प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट स्टेप। कि अगर पहले स्टेप पे रिएक्शन को, यानी आइडिया टर्मिनेशन का क्या है कि जहां तक फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुए हैं, जब आप चेन को टर्मिनेट करेंगे तो वो फ्री रेडिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंबाइन। आपस में एक दूसरे के साथ क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर पहले स्टेप को कंसीडर कर लें तो ये तीन पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं प्रोडक्ट की। कोई मसला तो नहीं है इसमें। अब जरा बेटा ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। सर दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा चेन आपने पूरी कर ली, लेकिन मीनवाइल अगर मुझे दरमियान में कीड़ा काटा और मैंने कहा चेन को मुझे टर्मिनेट करना है, मुझे रिएक्शन को रोकना है, तो मैं रिएक्शन कंडीशन हटा लूंगा। तो जब मैं रिएक्शन कंडीशन हटा लूंगा तो रिएक्शन आगे तो नहीं होगा, लेकिन उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर में जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, वो क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि वो आपस में ही डिफरेंट पैटर्न्स में रिएक्शन कर जाएंगे टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। तो अगर पहले वाले स्टेप को देखा जाए, जिसको मैंने अभी येलो बॉक्स में हाईलाइट किया, तो इसमें हमें कौन से फ्री रेडिकल्स मिलते हैं? एक कार्बन का ये CH3 फ्री रेडिकल मिल रहा था, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल रहा था। तो अगर मैंने पहले रिएक्शन में ही कंडीशंस को इंटरप्ट किया और रिएक्शन को रोक दिया, तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो दो फ्री रेडिकल्स हैं यही आपस में मल्टीपल तरीकों से रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब कि क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, या CH3 के फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, या CH3 का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता है। तो दैट वुड बी टर्मिनेशन प्रोडक्ट्स, अगर दरमियान में रिएक्शन को रोक दिया है। आइडिया ऑफ टर्मिनेशन क्या है कि रिएक्शन को अगर इंटरप्ट किया जाएगा तो जो भी फ्री रेडिकल्स उस वक्त बाकी हैं वो आपस में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनमें आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। असल बात ये नहीं, ये तो बच्चों वाली बात है। असल बात जहां से एग्जामिनर आपको फंसाता है ना, अब बता रहा हूं, एग्जामिनर आपको कोई भी फ्री रेडिकल दे देगा उठा के किसी भी कंपाउंड का, बल्कि बाज दफा एग्जामिनर आपको कोई फ्री रेडिकल देगा ही नहीं। एग्जामिनर पता है क्या करेगा आपके साथ? एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि एक कंपाउंड है C5H12 पेंटेन। एग्जामिनर कहेगा कि मुझे इसकी टर्मिनेशन के कोई 6 प्रोडक्ट बना के दिखा दो। डायरेक्टली सवाल क्या होगा कि जब इसका रिएक्शन होगा, जब होगा उसमें चेन इनिशिएशन, भाई अल्केन है ना ये भी, तो यही होगा चेन इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि भाई मान लो कि इसकी हेलोजिनेशन चल रही थी और उसमें हमने चेन को टर्मिनेट किया है, तो कोई 6 प्रोडक्ट या कोई 5 प्रोडक्ट बना के दिखा दो टर्मिनेशन में बने। जैसे अभी हमने ये टर्मिनेशन बनाए ना प्रोडक्ट, कि भाई 2 फ्री रेडिकल्स को कंसीडर किया और 2 फ्री रेडिकल को कंसीडर करके हमने उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, तो कितने प्रोडक्ट बने? 3 प्रोडक्ट बन गए। तो एग्जामिनर क्या कहेगा, इसी तरह से तुम मुझे कोई भी 5 या 6 प्रोडक्ट बना के दिखा दो पेंटेन से। बच्चा वहीं पर बोलता है बस नहीं होगा मुझसे, क्योंकि एक तो मीथेन ही याद नहीं हो रहा था, फिर पेंटेन, और वो भी मैकेनिज्म भी नहीं, डायरेक्टली टर्मिनेशन पे चला गया। तो बेटा आए कुछ समझाता हूं, छोड़ दे 2 मिनट के लिए पेंटेन को। जरा नोटिस कीजिए कि जब मीथेन का रिएक्शन हो रहा था, अगर तुम ये बात सीख गए हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या समझना, बहुत सब फोकस चाहिए। जब मीथेन की हमने मैकेनिज्म की बात की, तो टर्मिनेशन में एक तो बना क्लोरीन का रेडिकल, लेकिन पहले स्टेप में कार्बन का कौन सा रेडिकल बना था? देखो कार्बन का रेडिकल कैसे बना था, हाइड्रोजन के निकलने से। किसके निकलने से बना था? तो कार्बन का पहला रेडिकल कौन सा बना था? CH3 का। कार्बन का पहला रेडिकल कौन सा बना था? उसके बाद अगले स्टेप में कार्बन का कौन सा रेडिकल बना था? एक और हाइड्रोजन निकल गया था, CH2Cl का फ्री रेडिकल बना था। अगले स्टेप में कार्बन का कौन सा रेडिकल बना था? एक और हाइड्रोजन निकल गया था,
और CHCl2 का फ्री रेडिकल बना था। इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करो कि जब कार्बन का कंपाउंड हमने शुरू किया था तो कार्बन का रेडिकल कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन के निकलने से। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, CH4 की जगह CH3 का फ्री रेडिकल आ गया था, ये समझना जरूरी है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन आया हुआ है, तो CH2Cl का फ्री रेडिकल बना। अगले स्टेप में क्या होगा, एक और हाइड्रोजन निकल गया था तो CH रह गया था और Cl2 का फ्री रेडिकल बना था। उससे अगले स्टेप में क्या हुआ था, ये वाला हाइड्रोजन भी निकल गया था और CCl3 का फ्री रेडिकल बना था। दैट वाज द लास्ट फ्री रेडिकल प्रोड्यूस। देखो मैं बगैर, ये देखो CCl3 का फ्री रेडिकल बनाए, ये नजर आ रहे हैं, CCl3 का फ्री रेडिकल बना था जिसने फाइनली अटैक करके अपना स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया था। समझना समझाना क्या चाह रहा हूं कि तुम्हें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम फ्री रेडिकल्स डायरेक्टली डिसाइड कर सको, क्योंकि तुम्हें सीक्वेंस समझनी है कि फ्री रेडिकल किस सीक्वेंस में बन रहे थे। मैं और एग्जांपल समझाता हूं, बात यहां खत्म नहीं करता। फ्री रेडिकल्स किस सीक्वेंस में बन रहे थे, ये बात अभी आपको और कंफर्म करता हूं, क्योंकि जब तक फ्री रेडिकल की सेंस नहीं आएगी, तुम्हें फॉर्मेशन का सेंस समझ में नहीं आएगा, तब तक प्रोडक्ट तुम बना ही नहीं सकते। मसलन मैंने यहां पर लाइन से फ्री रेडिकल रख दिए, अब तुम इनको मुख्तलिफ तरीकों से कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हो नहीं बना सकते हो। मान लो मैं कहता हूं 4 प्रोडक्ट बना के दिखाओ, क्या करो 4। अब आप क्या करोगे, आप मान लीजिए इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, CH3 और CH2Cl आपस में अगर कंबाइन हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H5Cl। भाई ऐड कर दिया ना दोनों को, C2H5Cl। अब मैं कहता हूं इन दोनों को कंबाइन करना, एक और प्रोडक्ट बना दे, कोई मसला है क्या। आप कहते हैं CH2Cl और CHCl2 को आपस में कंबाइन करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H4 सॉरी C2H3Cl3। तो भाई ये कब बन पाओगे, जब फ्री रेडिकल होंगे ना। अच्छा इसको इससे कंबाइन कर दो, भाई कोई भी पॉसिबिलिटी पकड़ सकते हो ना, तो क्या होगा, हाँ बहुत ज्यादा बनेंगे। मैं तो बता रहा हूं कि जब फ्री रेडिकल लिस्ट अप कर लोगे तभी बना सकोगे। अगर इन दोनों को कंबाइन करें क्या बनेगा, C2H4Cl2। जी आपस में भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो बेताश है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कि बेटा अब ये चीज अगर मीथेन के लिए हमें समझ में आ गई, अब आ जाओ मैं वही सवाल लेकर आता हूँ, पेंटेन वाला वही सवाल लेकर आता हूँ। हाँ रेडिकल लिस्ट डाउन करोगे तो उनको पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हो, लेकिन बच्चा रेडिकल लिस्ट डाउन कर ही नहीं पाता ना, मसला यही है। अब जरा कोशिश करते हैं पेंटेन का करने की, अगर आपको बात समझ में आ जाएगी तो पेंटेन में मुझे बताओ, एक तो रेडिकल क्लोरीन का बन जाएगा, ये सुनो। उसके बाद कार्बन का रेडिकल कौन सा बनेगा, तुक्का लगाओ, C5H11 का रेडिकल, वेरी गुड, C5H11 का रेडिकल। रेडिकल कार्बन का बन रहा है हाइड्रोजन के कम होने से। अच्छा अगला रेडिकल कौन सा बनेगा, C5H10। क्या ख्याल, अगला कौन सा बनेगा, C5H9। अगला रेडिकल कौन सा बनेगा, C5H8Cl3 का भी रेडिकल। अब इस तरह से तुम सारे रेडिकल लिख सकते हो, बेतहाशा कॉम्बिनेशन है। अब 5-6 प्रोडक्ट बनाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले रेडिकल बनेगा, भाई एग्जामिनर जब तुमसे कहेगा कि टर्मिनेशन के प्रोडक्ट 4-5 लिखकर दिखाओ, तो उसमें क्या है, टर्मिनेशन कब हो रही है, जब टर्मिनेशन हो गई तो जो फ्री रेडिकल बचे हुए होते हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो रेडिकल की सेंस हमें क्या समझनी, कार्बन का रेडिकल कैसे प्रोड्यूस होता था, हाइड्रोजन के निकलने से। तो हम हाइड्रोजन को वैसे ही निकाल कर रेडिकल लिख सकते हैं और फिर उनको कंबाइन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या कहते हो ऑनलाइन वालों, बोलो भाई। यस सर। मैं कहता हूं चलो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, C10H22 पे चले जाते हैं। क्या इसके फ्री रेडिकल लिस्ट अप नहीं कर सकते तुम, देखो सारे जवाब दे सकते हो। ये इसमें 22 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है 22 स्टेप का रिएक्शन होगा और मैकेनिज्म कितने स्टेप का होगा, डबल, कितने 44 स्टेप्स का मैकेनिज्म हो जाएगा इसका, क्योंकि हर स्टेप 2 स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें रेडिकल की भी तादाद बेताशा होगी। क्या ख्याल है, मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ कार्बन का रेडिकल बताओ मुझे कौन सा बनेगा, C10H21 का रेडिकल, फिर C10H20Cl का फ्री रेडिकल, फिर C10H19Cl2 का फ्री रेडिकल, फिर C10H18Cl3 का फ्री रेडिकल। भाई मनाहिल, अमना, फायजा, कार्बन थोड़ी चेंज हो रहा है, कहीं चेंज हुआ, क्या ये बात समझ में आ रही है। आमना, फायजा, मिनाहिल, सारा कि फ्री रेडिकल्स किसी एक कंपाउंड को देखकर डायरेक्टली कैसे प्रेडिक्ट हो रहे हैं और फिर उनको आपस में कंबाइन करना है। अब मान लीजिए इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C10H19Cl3।
2 और 1 3 होगा ना, इन दोनों को आपस में कंबाइन करते तो क्या बनता, C10H21Cl। हाँ, अरे ऑनलाइन वालों मनुष्य कुछ बोलो तो ना, सर्टेनिटी तो दो मुझे। जी सर समझ यस आ रहा है। सर। जी हमजा हसन, सारा सुल्तान, सारा सॉरी जो भी सारा है, जी सर। हमजा समझ लगी है कि क्या गेम चल रही है यहाँ पर? जी सर समझ आ गया। तो मेरे बच्चे, बुक में हमें एक ही स्टेप की टर्मिनेशन मिलती है, लेकिन एग्जामिनर ये सब पूछता है तो बस आप नहीं कर सकते थे। अब इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्केन की केमिस्ट्री ही खत्म हो गई। अल्केन की केमिस्ट्री को फिर रिपीट करते हैं। अल्केन की केमिस्ट्री में क्या पढ़ा? प्रिपरेशन के दो तरीके, कौन कौन से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल और क्रैकिंग। क्रैकिंग में हमने पढ़ा कि भाई थर्मल क्रैकिंग भी होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग भी होती है, और अल्केन बनाने के लिए भी होती है, अल्कीन बनाने के लिए भी होती है, और हाइड्रोजन बनाने के लिए भी होती है। उसके बाद हमने बात की कि अल्लाह भला करे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आए तो हमने क्या कहा? अच्छा, क्रैकिंग में मैंने एक कैटलिस्ट का नाम भी बताया था, Al2O3। ये याद रखना है कि कहीं पर कहीं एरो पर Al2O3 लिखा हुआ होगा एल्यूमिना, तो इसका मतलब है क्रैकिंग की कंडीशन दी हुई है। अच्छा, फिर अब आ गए केमिकल प्रॉपर्टीज। कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज थी? दो। कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन। कंबशन में कितनी पॉसिबिलिटीज थी? दो, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। एक्सेस ऑफ एयर होगी तो कंप्लीट कंबशन, और अगर लिमिटेड ऑक्सीजन हो या इम्प्योर प्रोडक्ट हो, कार्बन सूट या कार्बन मोनोऑक्साइड, हाउएवर हाइड्रोजन इज स्टिल ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। उसके बाद आ गए हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि एक एक करके हाइड्रोजन को निकाल देता है और प्रोडक्ट बनाता है, और इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ा जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो अल्केन में होती है। शुरू कहां से हुई थी? इनिशिएशन से, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस किया था, और इवेंचुअली फिर बदलेगी कहानी, ये अटैक वो अटैक, ये अटैक वो अटैक, और इस तरह से हमने मैकेनिज्म को कंप्लीट किया। टर्मिनेशन क्या है कि अगर दरमियान में रिएक्शन को टर्मिनेट किया जाए किसी भी जगह पर, तो जो प्रेजेंट फ्री रेडिकल्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे। उनकी साइंस भी हमने समझने की कोशिश की, और किस तरह से वो कंबाइन होकर डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये इसके ऊपर भी हमने बात अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली। केमिस्ट्री ऑफ अल्केन यहां पर मुक गई। जी इतना ही था, बाप खुदा इतना ही, अल्लाह का वास्ता इतना ही था, भरोसा रखो। ठीक है, अल्केन खत्म। ये है ऑर्गेनिक की हैसियत और औकात, जबकि हम इसमें बुक के अलावा ये बकवास भी पढ़ रहे हैं, वरना तो और जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, अल्कीन, अब अगर आपको सर्टेनिटी आ गई है ना, तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है कि अब मुझे अल्केन के रिएक्शन दिमाग में छप गए, और ये छपा ना होना फिर काम खराब हो जाएगा। क्योंकि आहिस्ता अभी तो सिर्फ अल्केन पढ़ा है तो बड़ा चीता महसूस कर रहे हो, अभी अल्कीन आएगा, आगे मजीद क्लासेस आएंगी तो जंबल अप हो जाएगा। तो आपने इंडिविजुअल केमिस्ट्री टू केमिस्ट्री दिमाग में रखनी कि अल्केन की केमिस्ट्री कहां से शुरू थी, कहां खत्म थी। अब आ जाएंगे अल्कीन की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स की हेडिंग बना लें। लेकिन सबसे बड़ा मैकेनिज्म खत्म हो गया, अब इसके बाद छोटे छोटे मैकेनिज्म। केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स की बात शुरू करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है एल्कीन। एल्कीन की केमिस्ट्री को समझे बगैर आगे की ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इजी हेलो है बहुत, आप यूं समझेंगे, यूं आएगा, बिल्कुल पानी की तरह समझ में आएगा। लेकिन अगर इसको सही जाविये से, सही एंगल से नहीं समझा तो एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। जैसे अभी हमने कहा कि टर्मिनेशन अगर सीधी सीधी पढ़ ली हो तो फिर पेंटेन की टर्मिनेशन की प्रोडक्ट नहीं बना सकते आप। तो इसलिए थोड़ा सा इसको एग्जाम एंगल पर ही समझना जरूरी है। और अगर जब भी सवाल आया और जब अप्लाई करने की बारी आई अमान मुगल, और उस वक्त तुम्हारा जो है ना जवाब नहीं आया, तो तुम्हारा अमान और मुगल अलग कर दूंगा। केमिस्ट्री ऑफ, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो जी सर आ रही है। हाँ, वो इंटरनेट में कुछ इशू हो गया था। बस आखिरी बात बता के, क्योंकि बायोगैस सेशन भी है इसके बाद, तो बेटा एल्कीन की केमिस्ट्री शुरू करेंगे। इसके बाद एल्कीन की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं कि ये भी हाइड्रोकार्बन की क्लास है, यस और नो? सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है। भाई जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2। पहला मेंबर कौन है? मीथीन नहीं है, इथीन है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H4। क्या कंटेन करेगा? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। ठीक है जी। और डबल बॉन्ड में हम जानते हैं, अगर नहीं जानते दोबारा जान लीजिए, कि पहला वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में ये हम बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं ना, कि पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है जो मजबूत बॉन्ड है, और जिसमें जो दूसरा डंडा नजर आ रहा है वो पाई बॉन्ड है जो एक वीक बॉन्ड है। तो चूंकि एल्कीन में एक वीक बॉन्ड मौजूद है, इसलिए एल्कीन चाहेगा कि जब इसको मौका मिले उस बॉन्ड को तोड़कर सिग्मा, पाई को तोड़कर क्या बना ले? सिग्मा बना ले।
तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि एल्कीन्स की रिएक्टिविटी, बोलो बेटा, ज्यादा होगी, और ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, एडिशन। रिएक्शन करेंगे। ये बेसिक सी बातें, इंट्रोडक्टरी बातें। क्या ये बात सबको समझ में आती है? हमजा से लेकर आफरीन, आमना, फायदा, मिनाहिल, सारा। यस सर। यस सर। यस सर। अब मेरे बच्चे एल्कीन के अंदर भी वही बकवास पैटर्न रिपीट करेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ इथीन। अब एल्कीन के अंदर हम एग्जांपल लेंगे इथीन की, लेकिन जहन में रखेंगे हम एक वक्त में सारी एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? और जल्दी से क्विकली अगर आपको आखिरी बात बता दूं, नहीं बस टाइम पूरा हो गया, तो प्रिपरेशन से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट ब्रेक ले लें, पानी वानी पी लें, उसके बाद बायोलॉजी का सेशन करते हैं।